आज हम सेज वन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के समित वर्तक जी की पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। समित वर्तक जी से जब पूछा गया कि उनका क्राइटेरिया क्या है स्टॉक्स को फिल्टर डाउन करने का, तो उनका जवाब था, आप जब ऐसी ग्रोथ देखते हैं जो टिपिकली ज़्यादा लेवरेज से फंडेड है, जनरली आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू द रिटर्न्स या फिर अर्निंग्स आप जो देख रहे थे उसके आसपास है, टिपिकली जो अपने रिजर्व्स में से फंडेड है। तो इंटरनल अप्रूवल्स जो है वो की सोर्स होने चाहिए ग्रोथ को फंड करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ग्रोथ केपेक्स पे स्पेंड करने के बिना नहीं आती। और अगर आप 25% ग्रोथ देख रहे हैं तो आपका आरओई भी 25% होना चाहिए। तो ये तो शुरुआत है, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए वो इनमें इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो सिक्लिकल होते हैं, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पे डिपेंड करती है, जिसमें नहीं प्रमोटर को कोई आइडिया होता है कि ग्लोबल साइकिल का क्या होगा, ना ही इन्वेस्टर को पता होता है। और इसलिए इन सब के लिए लक की ज़रूरत है। जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं वो रेयरली ही ऐसा होता है कि हाई ग्रोइंग सेक्टर रहे। अगर आप 12 से 15% की ग्रोथ देखना चाह रहे हैं या 17 से 18% भी, तो आपको काफ़ी कंपनीज मिल जाएगी जो इतना ग्रोथ करके देगी। स्पेशली लैंडिंग कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज आपको दे सकती है इतनी ग्रोथ, और कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज भी है जो 11 से 12% की ग्रोथ दिखा सकती है, वो भी कंसिस्टेंटली ज़्यादा समय के लिए। लेकिन जब आप 25% की ग्रोथ देखना चाहते हैं तो गेम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो आप उस चीज़ पर बेट नहीं कर सकते जो 15 से 20 साल चलेगी। आपको शॉर्ट टर्म का सोचना होगा। ये रिले रेस के जैसा है। समित वर्तक जी एक स्टॉक को खरीदकर लॉन्ग टर्म के लिए बैठ नहीं जाते। वो एक स्टॉक खरीदते हैं और उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बिजनेसेस जो आप चाहते हो वो ही ऑफर करे, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बन सकते हैं आपके लिए। वो कहते हैं कि जब वो बाय करते हैं तो उनका होल्डिंग पीरियड 3 से 4 साल का ही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 3 से 4 साल में वो स्टॉक उनको जो चाहिए वो दे देगा, और इसलिए उनके सेक्टर बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। आप इस डिकेड को देखें तो ये है बजाज फाइनेंस का डिकेड। स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मा, कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑफ कोर्स एफएमसीजी, जिसका वैल्यूएशन ग्रो ही हुआ है, लेकिन इतना नहीं ग्रो हुआ कि वो 25% तक रिटर्न दे सके। आप अगर अर्निंग्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत कम इंडस्ट्रीज है जो ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट डिकेड देखें तो वो ज़्यादातर रियल एस्टेट, इंफ्रा, न्यू ब्रांड्स लाइक टाइटन, फाइनेंशियल्स जो डोमिनेंट कर रहे थे उस टाइम पे ग्रोथ सेगमेंट में। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट थीम कौन सी होगी। समित वर्तक जी को ये पसंद है कि थीम्स को खेलने दो और फिर आप इवैल्यूएट करो कि ये लंबे समय के लिए सस्टेनेबल है क्या, और फिर आपको बहुत से खिलाड़ी मिलेंगे। जब आप बॉटम्स अप से इन्वेस्टिंग करोगे तो आप मैनेजमेंट से बात करोगे, कंपनीज को इवैल्यूएट करोगे जो अभी ग्रो करना शुरू ही कर रही है, तो आपको पता चल जाता है कि डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, और क्या ये कंपनीज इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखेगी, क्या अपने कॉम्पिटिटर्स से इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और लंबे समय तक रहेगा, और आप उस थीम्स में जाए। प्रमोटर्स की बात करें तो जैसे दीपक नाइट्राइट है, तो उसमें दीपक मेहता ने फिनॉल को प्लांट लगाया था। उनको खुद को आइडिया नहीं होगा कि अगले वीक क्या होगा, क्योंकि यहाँ सभी रिस्क ही ले रहे हैं। ये कैलकुलेटेड रिस्क है, बट उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि बिजनेसेस कैसे चलेगा। तो जो इन्वेस्टर है उसके पास 1/10 नॉलेज भी नहीं होता जो प्रमोटर्स को होता है उसके बिजनेस के बारे में, कि उसका बिजनेस कैसे इवॉल्व करेगा। तो जो सबसे सही चीज़ इन्वेस्टर कर सकता है कि वो टाइम टू टाइम एक बिजनेस को इवैल्यूएट करता रहे, उनके कंपटीशन को ट्रैक करता रहे, और अगर वो बेहतर होती जाती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहती है और आप ग्रोथ देखते हैं, तो आप उसको रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आपके पोर्टफोलियो में 10 गुना रिटर्न कैसे मिल सकता है। उनका जवाब था, जिस टाइप के आप रिटर्न्स टारगेट करते हो और जिस टाइप की कंपनीज आप देख रहे हो वो बताएगा कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे। तो बात करें सेफ इन्वेस्टमेंट की, जो कि है गारंटीड बॉन्ड्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप उसमें एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ कोई अनसर्टेनिटी नहीं है फेलियर की। क्योंकि अगर कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि आप 10 साल का बॉन्ड खरीदे और आपको 6.2% रिटर्न दे, तो आप वो 6.2% रिटर्न ले लेंगे अगर आप उसको मेच्योर होने तक रखे तो हम देखते हैं कि 3 साल में 2 गुना हो या 4 साल में 2 गुना हो, जो 10 साल में 10 गुना हो जाता है, और कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इसमें अपना दिमाग लगाना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और आपको स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो अर्निंग्स ग्रोथ की सर्टेनिटी तो है, कितनी एक्सटेंट तक अर्निंग्स ग्रोथ है वो नहीं पता। तो ऑन एन एवरेज पूरा मार्केट का खुद का अर्निंग्स ग्रोथ ही 13 से 14% है। अगर आप 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं
उसमें से 3 या 4 स्टॉक्स आपको 10x अर्निंग्स ग्रोथ देंगे 10 साल में। अगर आप डिसेंट, गुड और इन कंपनीज़ को अच्छे से ट्रैक करेंगे, बिजनेस का अच्छे से समझेंगे, तो उन 20 में से 3 से 4 आपको 10 साल में 10 गुना अर्निंग्स ग्रोथ देगी। और अगर ये सही में होता है तो उनके पी मल्टीपल बढ़ेंगे, 2 गुना से 6 गुना तक, तो आपको वो 40 गुना रिटर्न दे देगा। और बाकी के बचे स्टॉक्स जो है वो भी आपको अगर मार्केट रिटर्न 13% का दे देते हैं तो आपको 10 गुना 10 साल में मिलेगा आपके पोर्टफोलियो से। लेकिन वो 3 से 4 स्टॉक्स लेने के लिए आपको कम से कम 20 स्टॉक्स चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप पोर्टफोलियो साइज कम करते जाएंगे तो 40x रिटर्न्स भी रिड्यूस होगा और उन कुछ स्टॉक्स में रिस्क बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितना रिस्क ले सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट में। जितना ज़्यादा डाइवर्स रहेगा आपका पोर्टफोलियो उतना आपका रिस्क कम होगा, और जितना पोर्टफोलियो की साइज़ कम होती जाएगी उतना आपका रिस्क बढ़ेगा। तो आपको ही पता है कि आप कैसा रिस्क ले रहे हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप बुक्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि एक कंपनी कैसे मार्केट शेयर गेन करती है। तो उनका जवाब था, अगर आप लाइफ में बहुत सी चीज़ों को देखोगे तो कुछ भी स्टेबल नहीं है। आपको इवॉल्व होना पड़ता है, जैसे चेंजेस होते हैं, और कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए आपको गेम में आगे रहना होगा। तो इसका मतलब है कि गेम में आगे रहने का रिजल्ट है मार्केट शेयर, क्योंकि रेट ऑफ डिस्ट्रप्शन बढ़ गया है। तो जो पहले के बिजनेसेस होते थे वो 30 से 50 साल तक रहते थे, प्रोबेबली इस सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट में, और उसके बाद से बिजनेसेस के सर्वाइवल की लेंथ गिरती ही जा रही है, क्योंकि इवोल्यूशन इतना फास्ट हो रहा है। तो आप अपना रिस्क कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में है। अनसर्टेनिटीज़ क्या हो सकती है? अनसर्टेनिटीज़ बेसिकली वो है कि इकोनॉमी ग्रो होगी कि नहीं, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। क्या इकोनॉमी 6 से 8% ग्रो होगी? जो एक्सपेक्टेशन थी इंडिया से कि वो 8 से 10% ग्रो करेगी, वो सिर्फ पिछले 5 साल में 5 से 6% ग्रो हुई है। तो बहुत अनसर्टेनिटी है। चाहे आपके अपने सपोर्ट में सब हो, बट कोई गारंटी नहीं है उसके होने की। और उसके नीचे आता है इंडस्ट्री ग्रोथ। क्या उस लेवल पे इंडस्ट्री ग्रो होगी कि नहीं, कोई सर्टेनिटी नहीं है उसमें। जैसे आप इकोनॉमीज ग्रोथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही इंडस्ट्री ग्रोथ प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं जिनको सही जगह होना पड़ेगा। अब अगर आप हाई ग्रोथ रेट टारगेट कर रहे हो, और क्या पता अगर इंडस्ट्री इतनी ग्रो हुई ही नहीं, तो ज़्यादा कम रिस्क लेने वाला ग्रोथ क्या है? मार्केट शेयर को ले जाना। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी के लास्ट 5 से 6 साल देखे तो वो इंडस्ट्री कभी नहीं ग्रो हुई है, वो वही की वही है। उन्होंने सिर्फ मार्केट को डिस्टर्ब किया है नई टेक्नोलॉजी लाकर। जहाँ टाइम का वेस्टेज, जब आप कोई सेटअप चेंज करते हो एक साइज से दूसरी साइज में, तो उसमें 24 to 48 आवर्स लगते हैं। तो ये खुद ही कॉस्ट कम कर देता है और आपको एबिलिटी देता है कि आप छोटे ऑर्डर्स ले जो बहुत प्रॉफिटेबल हो। जो कन्वेंशनल लोग हैं वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं क्यों एक दिन वेस्ट करना और 10,000 का ऑर्डर सप्लाई करना। तो इकोनॉमीज ही आपको चेंज कर देती है। आप मार्केट चेक को डिलीवर कर सकते हो। जो डिस्ट्रप्शन आपने क्रिएट किया है उस इंडस्ट्री में, उसकी वजह से, तो मतलब सोचे कि 2 से 3 हफ्ते में सप्लाई मिलने की बजाय आप उसको 3 से 4 दिन में डिलीवर कर रहे हो। वो एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल को सेव करता है अक्रॉस द सप्लाई चेन। तो वो डिस्ट्रप्शन होते हैं जिसकी वजह से आपको मार्केट शेयर मिलता है। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ज़ीरो ग्रोथ है, वो कंपनी की वॉल्यूम ही 15 to 20% ग्रो हुई है। और फिर वॉल्यूम और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपके पास मार्जिन ऑफ एक्सपेंशन है, और अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो जनरली वॉल्यूम ग्रोथ से ज़्यादा ही है। अगर आप हाई क्वालिटी बिजनेस देख रहे हैं, मार्केट शेयर गेन करना ही ये प्रूफ है कि वो हाई क्वालिटी बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर पर समित वर्तक जी कहते हैं कि वो इन्वेस्टेड थे हॉकिंग्स में कुछ साल पहले, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है, बट वो मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में एग्रेसिव ही नहीं था। वो खुश था वो जो भी कर रहा था। तो कैश का वो होता है जो रिटर्न्स नहीं डिलीवर करता इन्वेस्टर के लिए। अगर हॉकिंस इतना एग्रेसिव होता कि वो अपना ब्रांड और प्रोडक्ट क्वालिटी का एडवांटेज उठा सके और आगे बढ़ता, तो वो मार्केट शेयर ले जाता, तो वो बहुत बिजनेस बनाता, उसकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा होती, और अगर इंडस्ट्री ग्रो भी नहीं करती तो वो भी उसकी हायर ग्रोथ होती, उसका प्रीमियम मिलता। तो मार्केट शेयर गेन करना एक ही स्ट्रैटेजी नहीं है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक बिजनेस में देखना चाहते हो। क्योंकि अगर कोई मार्केट शेयर गेन नहीं है तो आप सिर्फ हाई क्वालिटी बिजनेस देख रहे हो जो सिर्फ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे ग्रो कर रही है। ये प्रूफ कहाँ कि उस कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो मार्केट शेयर गेन जो है वो सबसे बड़ा प्रूफ है, और जो अबाव इंडस्ट्री एवरेज काइंड ऑफ ग्रोथ डिलीवर करता है। तो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी डिफाइन करती है एक कंपनी की कि कितना गेन करती है वो मार्केट शेयर ओवर द ईयर्स। कौन सी थीम्स आप देखते हैं नेक्स्ट 3 से 4 सालों के लिए? उनका जवाब था,
ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक थीम में इन्वेस्टेड रहना जो आप सोचते हैं कि अच्छा चलेगा, क्योंकि जैसा पहले भी कहा कि बहुत अनसर्टेनिटी है, तो उनको ग्राउंड लेवल डेटा देखना पसंद है। उनके दिमाग में थीसिस हो सकती है, तो उसके हिसाब से वो अपने पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग करते हैं। तो एक डेटा पॉइंट जो क्लियर होता है बैलेंस शीट में वो है कि कंपनीज बहुत लीन और मीन हो गई है इस टफ फेज से जिससे वो गुजरे हैं पिछले 3 से 4 सालों में। प्लस उन कंपनीज ने अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बहुत स्ट्रिक्ट कर ली है, तो जो क्रेडिट पीरियड वो देते हैं वो कम हो गया है और उससे वो बहुत कैश कलेक्ट कर पाए हैं, जो कि अर्निंग्स ग्रोथ से भी ज़्यादा है। तो पिछले 2 साल में कैश फ्लो ग्रोथ 250% रहा है और अर्निंग्स ग्रोथ 110 या 120% भी नहीं रहा है, और वो रिफ्लेक्ट हुआ है मार्केट कैप में जो 150% ग्रो हुआ है और कैश फ्लो उससे ज़्यादा ग्रो हुआ है। तो ये आपको दो एबिलिटीज़ देता है। पहली, जब आप डेट फ्री हो जाए आप नई केपेक्स लगाने में डेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप डेट के बर्डन में रहोगे और जब इकोनॉमी रफ फेज से निकलेगी तो प्रमोटर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं केपेक्स करना। तो कंपनीज केपेक्स करेगी और बहुत सर्टेनिटी होगी, और आप एनवायरनमेंट की क्लियरेंस एप्लीकेशंस देखें तो ये बहुत ऑल टाइम हाइस पे है। तो वो एक इंडिकेटर है कि कंपनी एक्सपेंशन के लिए देख रही है। प्लस गवर्नमेंट ने आपको 15% टैक्स रेट दिया है अगर आप अपने प्लान को मार्च 2023 तक कॉमर्शलाइज कर लेते हैं तो। उसके अलावा पीएलआई स्कीम है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस पे फोकस कर रही है, क्योंकि अब लोग चाइना के अलावा भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने पे भी सोचना चाहिए, और हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर हम सिर्फ इंडिया के कंजम्पशन पे फोकस करेंगे। तो हमको इंडिया के बाहर भी फोकस करना है, और इसलिए ये पीएलआई है। तो जो तीसरी चीज़ एमर्ज कर रही है पिछले 7-8 सालों में, वो है रियल एस्टेट के प्राइसेस में कोई बढ़त नहीं हुई है, और अगर आप सैलरी लेवल देखें तो वो 2 से 3 गुना ही बड़े होंगे, और जो ऊपर की 4 से 5% पॉपुलेशन है वो ही बड़ा डिफरेंस बनाती है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, जिसमें आते हैं रियल एस्टेट, वाइट गुड्स, लार्ज टिकट आइटम्स। तो रियल एस्टेट के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है और ईएमआई 30% गिर गए हैं। तो रियल एस्टेट भी एक नई थीम दिख रही है, और कॉमन इंग्रेडिएंट इन दोनों थीम्स में ये है कि चाहे आप फैक्ट्रीज बिल्ड कर रहे हो या रियल एस्टेट, तो वो है बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल में ही आप बॉटम्स अप देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज की हाई ग्रोथ है, चाहे वो स्टील कंपनी हो, इलेक्ट्रिक केबल की हो या टाइल्स की हो। तो जो भी फैक्ट्रीज या रेसिडेंशियल को बिल्ड करने के लिए लगता है, तो वो दो थीम्स और इसके साथ साथ बिल्डर्स में इन्वेस्ट करना, तो वो थीम बहुत अच्छी दिख रही है। बस गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स में चाहे आईटी सेक्टर है या स्पेशलिटी केमिकल्स, ये बिजनेसेस उस सेगमेंट में आते हैं। लोग शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि चाइना +1 काम करेगा। अगर आप चाइनीज केमिकल कंपनीज देखें तो उनको अर्बन से रूरल एरिया में भेजा गया है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि चाइना कैसे काम करता है, कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं काम से तो उनको उन एम्प्लॉयज़ को N+1 नंबर ऑफ मंथ्स के लिए कंपनसेट करना होगा। जैसे अगर वो 20 साल काम कर चुके हैं तो 20+1 मतलब 21 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी। तो अगर आप एक लोकेशन से कोई दूसरी दूर की लोकेशन पे मूव कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपके साथ मूव ना करना चाहे, और जगह बदलने का कॉस्ट भी कंपनी को भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं भरेगा। जो चाइनीज के पास बिजनेसेस है जो सक्सेसफुल बनी है गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स और सपोर्ट से, चाहे वो चीप लैंड लीज हो या चीप इलेक्ट्रिसिटी, इजी अप्रूवल्स, वेरी लो कंप्लायंस ऑफ पॉल्यूशन नॉर्म्स, ये एक अमेजोन के मॉडल जैसा है। लॉसेस को फंड करते रहिए जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता, और उसके बाद आप प्रॉफिट्स बनाओ। लेकिन सब अमेजोन पे नहीं आ सकते, बहुत कंपनीज उससे पहले ही गायब हो जाएगी। और चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्रीज अनसर्टेनिटी फेस कर सकती, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट अब नहीं देना चाहती अपना सपोर्ट, वो सोशलिस्ट हो रही है फ्रॉम एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट से, और इससे इंडिया को फायदा हो सकता है। अगर इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और उसी टाइम कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी इतनी स्ट्रांग है कि उनको डेट लेने की जरूरत नहीं है एक्सपेंशन को फंड करने के लिए। बैंकिंग बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि बहुत लॉस बना रही कंपनीज जैसे मेटल्स, माइनिंग, टेक्सटाइल, वो इतना प्रॉफिटेबल हो गई है कि वो खुद ही अपना डेट भर रहे हैं। तो इंडिया के पास बहुत ही स्ट्रांग बैंकिंग बैलेंस शीट है, बहुत ही स्ट्रांग कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है, और बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट बैलेंस शीट है, क्योंकि किससे सोचा था कि इस बार इनकम टैक्स कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन सबसे ज़्यादा होंगे। और चौथा है कंज्यूमर, जो कि बहुत स्ट्रांग है। जैसे पहले कहा कि ऊपर के 5% पॉपुलेशन बड़ी बड़ी चीज़ों पे खर्चा करता है, और वो जीडीपी की इंक्रीमेंटल ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बाकी के लोग भी बेसिक आइटम्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो 4 से 5% जीडीपी रेट में आ जाते हैं। लेकिन ये इंक्रीमेंट वहाँ है जहाँ सैलरीज बहुत बढ़ गई है। पिछले 2-3 सालों में बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। सिर्फ पिछले 1 साल में इंडिया का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से आगे जा चुका है, 45% जीडीपी का, जिसमें से 20 से 25% एफआईआई से हो सकता है, लेकिन बाकी का तो प्रमोटर और रियल इन्वेस्टर्स का है। तो उस टाइप का वेल्थ क्रिएशन डेफिनेटली आपको कंजम्पशन के लिए सपोर्ट देगा। तो आप इस टाइप के चेंजेस देखिए जो ग्राउंड पे हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली राइट थीम पर बेट करिए।